किसी भी देश की इकोनॉमी में बड़ी संख्या में जॉब्स लानी हो तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी होती है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में मैन्युफैक्चरिंग के जिस सेक्टर में झंडे गाड़े हैं उनमें से एक है कार इंडस्ट्री। टाटा मोटर्स, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे नाम अब दुनिया के कई हिस्सों में जाने जाते हैं। लेकिन चीन से तुलना करें तो भारतीय निर्माता काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। चीनी कार निर्माताओं ने न सिर्फ अपने लोकल मार्केट पर पूरी तरह कब्जा करना शुरू कर दिया है, बल्कि उनकी कारें यूरोपीय और अमेरिकी मार्केट में भी ग्राहकों को ललचा रही हैं। कुछ साल पहले तक खुद चीनी कार मार्केट में फोक्सवैगन और टोयोटा जैसी कंपनियों का बोलबाला हुआ करता था। ऐसे में चीन ने ये करिश्मा किया नई टेक्नोलॉजी वाली और सस्ती गाड़ियों की बदौलत, और अब चीनी कारों को टक्कर देने में विदेशी कार कंपनियों की हालत पतली हुई जा रही है। फोक्सवैगन की इलेक्ट्रिक कार ID.3 जर्मनी में छूट के बाद 30 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, जबकि चीन में इसका दाम सिर्फ 13 लाख है। ये कैसे हो रहा है और क्यों? फोक्सवैगन ने चीनी कार मार्केट में अपनी कारों की बिक्री बनाए रखने के लिए उनके दामों में बड़ी कटौती की, क्योंकि लोकल चीनी कारों में जो मज़ा है उसके चलते लोग विदेशी कंपनियों की कारें नहीं खरीद रहे। विदेशी कारों की बिक्री गिर रही है, मार्केट में उनका हिस्सा सिमट रहा है और उनकी कारों को घटिया रिव्यू मिल रहे हैं। और चीनी कंपनियों का सूरज चमक रहा है। वो पूरी दुनिया में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल कंपनियां चीन के बाहर कहीं भी चीनी मार्केट के मुकाबले आसानी से कारें बेच पाएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों को चीन में ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, जो उनका सबसे अहम बाजार है, और इस मार्केट के लिए चीन की बढ़िया नीतियों का इसमें क्या रोल है? उन्हें पता है इंजन कारों के मुकाबले बैटरी कारें बनाना सस्ता और आसान है। और बड़े कार निर्माताओं की गलतियों का इसमें क्या रोल रहा है? बैटरियां प्रतिस्पर्धियों से बेहतर नहीं हैं और कई मामलों में सॉफ्टवेयर भी घटिया है। चीन में अभी जो हो रहा है उसे समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इस कार क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। एक कंपनी जिसके बारे में गहराई से समझना जरूरी है वो है फोक्सवैगन। 1978 के चीन में लौटते हैं। ये सांस्कृतिक क्रांति के बाद का दौर था और बेहद गरीबी का भी, लेकिन चीन को गाड़ियां चाहिए थीं, तो उसने रुख किया जर्मनी का। एक दिन चीन के उद्योग मंत्री के नेतृत्व में चीनी दल सीधे वोल्फ्सबर्ग में फोक्सवैगन के दफ्तर पहुंच गया, बिना किसी घोषणा के। किसी ने 1978 में चीन के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था बंद थी और चीन अलग थलग पड़ा था। ये है एक जर्मन अखबार के पूर्व संवाददाता फेलिक्स ली। 1978 में उनके पिता फोक्सवैगन के डिपार्टमेंट हेड के तौर पर वोल्फ्सबर्ग में काम करते थे। कोई व्यक्ति जो मेन गेट पर था, उसने आकर उनसे पूछा कि क्या आप चीनी भाषा बोलते हैं, क्योंकि कोई आया हुआ है। वो कह रहा है कि वो चीन का मशीनरी और उद्योग मंत्री है। मेरे पिता ने सोचा ये हो ही नहीं सकता। चीन को प्राइवेट कारों से ज्यादा ट्रकों और बसों की जरूरत थी, क्योंकि तब तक चीनी लोग कार का खर्च नहीं उठा सकते थे। फिर एक अलग तरह के प्रस्ताव पर सहमति बनी। मेरे पिता समझते थे कि अगर फोक्सवैगन की कारें सिर्फ टैक्सी या कैब के तौर पर बेची जाएं, या चीन की सरकारी सेवाओं के लिए, तब भी उनकी संख्या इतनी बड़ी होगी कि फोक्सवैगन फायदे में ही रहेगी। 1984 में जर्मन चांसलर हेलमुट कोल चीन गए, शंघाई फोक्सवैगन ऑटोमोटिव कंपनी की नींव रखने। उस समय तक केवल एक और कंपनी जीप ने ही चीन में कोई जॉइंट वेंचर शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन ये अच्छा नहीं चला। फोक्सवैगन इसके मुकाबले ज्यादा भाग्यशाली रही। अगर आप 80 या 90 के दशक में चीन गए हों, तो बीजिंग और शंघाई में जो भी कैब थीं, वो फोक्सवैगन की सैंटाना कारें थीं, और इस तरह से चीन का फोक्सवैगन के साथ व्यापार शुरू हुआ। हम सब जानते हैं फिर क्या हुआ। ये बहुत गरीब देश चीन तेजी से एक आर्थिक शक्ति बन गया, और जैसे जैसे कमाई बढ़ी, प्राइवेट कारों का बाजार भी बढ़ा। टोयोटा, GM और फोर्ड जैसी दूसरी कंपनियां भी फोक्सवैगन के बाद यहां पहुंची, लेकिन इस जर्मन कंपनी जैसी सफलता किसी को नहीं मिली। 20 साल पहले तक चीनी पैसेंजर कार मार्केट में बिक रही आधी कारें फोक्सवैगन की थीं। चीन चाहता था कि उसके पास अपनी कार कंपनियां हों, लेकिन पेट्रोल इंजन गाड़ियां बनाने के लिए कई साल तक जूझते रहने का उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उसे एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी।
साल 2001 में चीन ने पारंपरिक और हाइब्रिड कारों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी के रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में निवेश शुरू किया। लेकिन असली बदलाव कई साल बाद आया, जब 2008 में पूर्व कार इंजीनियर और टेस्ला के फैन वान गांग चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बने। उनका विचार था कि अगर कल को अलग टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी बराबरी की जा सके। ऐसे में चीनी कार निर्माताओं के पास पश्चिमी कार निर्माताओं से सीधे प्रतिस्पर्धा करने का अच्छा मौका होगा। ये जुए जैसा था। गांग के मंत्रालय ने चीन में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए सब्सिडी दी और फोक्सवैगन की तरह ही इसने ईवी कंपनियों की गाड़ियों को टैक्सी फ्लीट और सरकारी गाड़ियों में लगवाया। यहीं से इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ी। जब 2009-10 में पहली बार इसकी घोषणा हुई, ये सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रोजेक्ट था, जिस पर मंत्रालय से बाहर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन 2015 तक आते आते ये बदल गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक पूरी सप्लाई चेन उभरकर सामने आई। चीनी उद्योगों के अनुभवों, बैटरी उत्पादन और साथ ही खनिजों की रिफाइनिंग से इसे फायदा हुआ। BYD जैसी पुरानी कंपनियां जो फोन की बैटरी बनाया करती थीं, उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रूप में नया उद्देश्य मिल चुका था। लीप मोटर और नियो जैसे स्टार्टअप तेजी से बढ़ने लगे। चीन हर कदम पर अपनी कंपनियों की मदद के लिए तैयार था। सिर्फ सब्सिडी और बड़ी सरकारी खरीद ही उसके हथियार नहीं थे। ऐसे सपोर्ट की लिस्ट लंबी थी जो जाहिर नहीं किए गए। बाजार से कम ब्याज पर हिस्सेदारी लेना अहम था। 2020 चीनी कंपनी नियो के लिए कठिन समय था और तब इसे स्थानीय सरकार से फंडिंग मिली, जिसने इसे बचाया और अब कंपनी काफी अच्छा कर रही है। यानी चीनी सरकार अपनी नई कंपनियों को सस्ती पूंजी देकर या उनके शेयर खरीदकर मजबूती दे रही थी। चीन के नए ईवी बाजार में सिर्फ एक समस्या थी, वैश्विक बाजार की तुलना में गाड़ियों की क्वालिटी खराब थी, मसलन टेस्ला जैसी गाड़ियों की तुलना में। इसमें बदलाव आना तब शुरू हुआ जब टेस्ला बाजार में आई और इसका उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ, और फिर 2020 में जब गीगा शंघाई चलने लगी तब ईवी बाजार को पंख लग गए। साथ ही मुझे लगता है कि टेस्ला के लिए लोगों की अपील इसकी वजह थी, क्योंकि ये नया प्रतिष्ठित अमेरिकी ब्रांड बाजार को नया रूप दे रहा था, सेल्स के नए रास्ते खोलकर। जिस तरह की सीधी बिक्री शुरू हुई, ऐसा काम ज्यादातर चीनी कंपनियां इससे पहले नहीं कर रही थी। टेस्ला चीनी ईवी मार्केट में नया कंपटीशन लेकर आई, लेकिन इसने चीन के सप्लायरों के स्टैंडर्ड को भी ऊंचा उठाया। अब जिन इलेक्ट्रॉनिक्स और पुर्जों की मांग उनसे की जा रही थी, उनका टेस्ला के लेवल का होना ज़रूरी था, और इसका मतलब ये भी था कि वो उसी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें चीन के घरेलू निर्माताओं को भी सप्लाई कर सकते थे। अचानक चीनी कारें हर तरह से सक्षम हो गईं। वो तेजी से बनने लगीं, कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उनके दाम कम थे और क्वालिटी में वो अच्छी ना सही तो भी विदेशी कारों की बराबरी कर रही थीं। 2021 में चीन में पैसेंजर कारों की बिक्री में तेज उछाल आया, पिछले साल के मुकाबले 170% ज्यादा, और इनकी बिक्री 30 लाख कारों तक पहुंच गई। उस साल दुनिया भर में हुई ईवी की बिक्री में से आधी बिक्री चीन में हुई। जानते हैं उस साल टॉप सेलर कौन रही? चीनी कंपनी BYD। टेस्ला नंबर 3 पर थी। इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ चीन पहुंची ही नहीं, बल्कि आज चीनी कंपनियां ही इनकी दुनिया चला रही हैं, जो अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनियों के कंपटीशन में आ गई हैं। हालांकि तब तक पारंपरिक कार निर्माता बहुत चिंतित नहीं थे। आखिर फोक्सवैगन, टोयोटा, होंडा चीनी कार निर्माताओं और टेस्ला से ज्यादा कारें बेच रहे थे, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में भी उन्हें बढ़त मिलनी चाहिए थी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और कैसी कैसी बातें गलतियां बनती हैं, ये उसकी मिसाल बन गया। आपको लगेगा कि कैरियोके कारें बिकने से नहीं रोक सकता, लेकिन अगर कार में ऐसा कैरियोके हो तो बुरा भी नहीं है। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में बड़ी कंपनियों को कई समस्याएं हुई। महंगी बैटरी एक वजह रही, तो दूसरी सॉफ्टवेयर। समझ आया कि कंपनी के पास अच्छे इंजीनियर होने का मतलब ये नहीं कि प्रोग्रामिंग भी अच्छी ही होगी, और ये साफ हो गया जब फोक्सवैगन ने ID.3 लॉन्च की, जो पहली ईवी हैचबैक कार थी। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में बग थे, ये धीमा था और इसे अपडेट कराने डीलर के पास जाना होता था।
इसकी तुलना में चीनी कार कंपनियां रिमोटली ही अपडेट दे रही थीं। दूसरे विदेशी कार निर्माताओं को भी समस्याएं हुईं। मर्सिडीज और टोयोटा ने भी सॉफ्टवेयर समस्या के चलते कारें वापस लीं। यहाँ तक कि टेस्ला को भी अपने सॉफ्टवेयर के चलते बड़ी संख्या में कारें वापस लेनी पड़ी। लेकिन इन गड़बड़ियों से कहीं ज्यादा नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अपने चीनी प्रतिद्वंदियों से कहीं कम फीचर वाला होना था। उनमें सेल्फी कैमरा और कैरियोके जैसे फन ऐप नहीं थे। कैरियोके वाला जो फीचर था वो लोगों के बीच में सिंबल बन गया था कि इन नई चीनी कंपनियों का सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। उनके लिए कार का मतलब है पहियों पर चल रहा सॉफ्टवेयर, और वो बिल्कुल अलग तरह से सोचते हैं। मुझे लगता है कि इस समय चीनी ग्राहकों के लिए सॉफ्टवेयर और कारों की डिजिटल कनेक्टिविटी की अहमियत ज्यादा बढ़ रही है। कई बार वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाती। ग्राहकों को ज्यादा शक्तिशाली कार की जरूरत नहीं है। अगर वो बीजिंग या शंघाई के ट्रैफिक में फंसते हैं तो क्या करेंगे, यही कहकर बहुत सी कारें बेची जा रही हैं। तो फोक्सवैगन के अधिकारियों ने मान लिया कि कैरियोके जैसी चीजें ही शुरुआती गलतियां हैं। ये टर्म सॉफ्टवेयर की गलतियों और चीनी बाजार को ना समझ पाने का प्रतीक बन गया। वैसे तो समस्या को मान लेना इसे सुधारने की दिशा में पहला कदम होता है ना? लेकिन सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याएं फोक्सवैगन, टोयोटा और होंडा जैसे बड़े कार निर्माताओं को अब भी परेशान कर रही हैं। इसके अलावा भी इनकी कारों के लिए बाजार का आकर्षण घटने की और भी वजहें हैं, जैसे कीमतें, टिकाऊपन और कारों की खासियतें। फिर चीनी कार बाजार में ग्राहकों के बीच बढ़ता राष्ट्रवाद भी एक वजह है। फॉक्सवैगन के पास कोई बहुत खास फीचर नहीं था जो उन्हें कार बाजार में अलग खड़ा करता। ना प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बेहतर बैटरी थी, सॉफ्टवेयर तो तुलनात्मक तौर पर खराब ही था। तो कोई फॉक्सवैगन क्यों खरीदता जब उससे कम दाम में BYD मिल सकती थी। अब आखिर उपाय यही था कि कम दामों पर कारें बेची जाएं। तो चीन में कार के कम दामों का जवाब आपको मिल गया होगा। पिछले महीनों में दाम वाकई तेजी से नीचे आए हैं, लेकिन मजबूरी में। चीनी कार बाजार में इतनी कंपनियां हैं कि कार निर्माता मार्केट शेयर बचाए रखने के लिए जोखिम भरे तरीके अपना रहे हैं। यूं तो दाम घटाने से अगस्त में फोक्सवैगन की बिक्री बढ़ी, लेकिन मार्केट शेयर में गिरावट आती रही क्योंकि ग्राहक कम गैर इलेक्ट्रिक कारें खरीद रहे थे। वहीं एक दूसरी समस्या भी खड़ी हो रही थी, जो विदेशी कार निर्माताओं के लिए अगली चुनौती है। चीनी कंपनियां भी घरेलू कार बाजार में भीड़ को देखकर अपनी कारें बाहर बेचने की कोशिश कर रही हैं, और जाहिर है इससे दुनिया भर में बड़े कार निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। चीनी कार बाजार के बदलाव दुनिया में कारों के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, तो ये रही आज इलेक्ट्रिक कारों की बात। आप हमसे और किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।